माय डियर लर्नर्स, मैं किरणपाल राणा, लेक्चरर ज्योग्राफी HES2 माय ज्योग्राफी चैनल ज्योग्राफी द गैलेक्सी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो माय डियर लर्नर्स, जैसे कि हम 11th क्लास का चैप्टर कर रहे हैं सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। तो इस लेसन में आज हम करेंगे लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस कि अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन क्या होता है, यह कैसे मेंटेन होता है। तो माय डियर लर्नर्स, इसको आज हम डायग्राम की सहायता से एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये डायग्राम है। तो यहाँ पर ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, भूमध्य रेखा है। और उसके बाद ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ ये मकर रेखा है, और ऊपर ये कर्क रेखा है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो सूर्य की किरणें हैं भूमध्य रेखा पर सारा साल सीधी पड़ती हैं। तो जैसे जैसे भूमध्य रेखा पर इसलिए तापमान अधिक होता है, तो जैसे जैसे अक्षांशीय विस्तार होता जाता है, उच्च अक्षांशों की तरफ सूर्य की किरणें स्लैंट होती जाती हैं, तिरछी होती जाती हैं। तो इसलिए सूर्य से आने वाली जो लघु तरंगे हैं वो उत्तरोत्तर अर्थात ध्रुवों की तरफ तिरछी होती जाती हैं, और ध्रुवों की तरफ जो क्षेत्र पाए जाते हैं तो उन क्षेत्रों में सूर्य तक कम प्राप्त होता है। यदि हम शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव रेडिएशन अर्थात लघु तरंगों और दीर्घ तरंगों की यदि बात करते हैं तो 38, जैसे कि ये दानेदार जो रेखा है इसमें दिखाया गया है कि ये 38 डिग्री अक्षांश उत्तरी ध्रुव रेखा है, और ये 38 डिग्री अक्षांश जो दक्षिणी ध्रुव रेखा है। तो यहाँ तक सूर्य से आने वाली जो लघु तरंगे होती हैं उनकी मात्रा अधिक होती है, और पृथ्वी के द्वारा जो छोड़ा हुआ लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है वो कम होता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो हमें पता चलता है कि 38 डिग्री अक्षांश तक तो जो है तापमान अधिक होना चाहिए, उसके बाद कम होना चाहिए, अर्थात 38 डिग्री तक तापमान एक्सट्रीम में होना चाहिए, और 38 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांश के बाद तापमान कम होना चाहिए। लेकिन वास्तव में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि पृथ्वी पर जो पाया जाने वाला वायुमंडल है और इस पर पाए जाने वाले जो महासागर हैं, तो ये बड़े महासागर और जो ये वायुमंडल है ये एक बहुत बड़े हीट ट्रांसफ़र इंजन का कार्य करते हैं। अर्थात वायुमंडल में प्रवाहित होने वाली जो पवनें हैं, जो हवाएं हैं, वो ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की तरफ तापमान ले जाती है। अर्थात 38 डिग्री जो अक्षांशीय क्षेत्र है वहाँ से अधिक तापमान वाली जो हवाएं हैं ठंडे क्षेत्रों की जाती हैं और वहाँ पर उनका तापमान बढ़ा देती हैं। ऐसे ही जो महासागर हैं, महासागरों की यदि बात करें हम, तो महासागरों में भी गर्म जल की धारा और ठंडे जल की धाराएं चलती हैं। तो जो गर्म जल की धाराएं हैं ये ट्रॉपिक एरिया से अर्थात गर्म क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चलती हैं, तो और वहाँ के तापमान को बढ़ाती है। ऐसे ही ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली जो ठंडे जल की समुद्री जल धाराएँ होती हैं, जब वह गर्म क्षेत्रों में आती हैं तो वहाँ का तापमान बढ़ा देती हैं। तो इस प्रकार से वायुमंडल में प्रवाहित होने वाला वायु का प्रभाव और महासागरों में बहने वाली जो समुद्री तरंगे होती हैं, समुद्री जल की धाराएँ होती हैं, वे लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस को नियंत्रित करने में सहायता करती हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो है डायग्राम भी बनाया गया है कि यहाँ पर ये देखिए 0 डिग्री जो है ये बीच में एक्सप्लेन किया गया है। देखिए यहाँ पर ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इसके नीचे ये जो है उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है, इसके ऊपर ये उत्तरी गोलार्ध है। तो ये अक्षांश ये दिखाए गए हैं। इसमें देखिए 10 डिग्री अक्षांश, 20 डिग्री अक्षांश, 80 डिग्री अक्षांश, 60, 50, 60, 70, 80, 90, तो ये 90 डिग्री अक्षांश तक दिखाए गए हैं। तो इसमें ये
हीट बैलेंस जो है, लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस दिखाया गया है कि जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है, तो यदि हम उनको देखें, ये 40 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, और ये 40 डिग्री अक्षांश जो अक्षांश रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये देखिए ब्लैक कलर में ये एनर्जी डेफिसिट, तो एनर्जी जो है कम प्राप्त हो रही है। 40 डिग्री से ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जो है सूर्यतप है वह कम प्राप्त होता है। इसके विपरीत 40 डिग्री से नीचे जो सूर्यतप है, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध है चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध है, दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री तक जो है, ये ऊपर जो है ये डार्क कलर में एनर्जी सरप्लस लिखा हुआ है, तो 40 डिग्री तक एनर्जी सरप्लस रहती है। 40 डिग्री अक्षांश के बाद उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जो एनर्जी है वो कम होती जाती है। उसका कारण है सूर्य की किरणों का झुकाव। लेकिन इनका संतुलन स्थापित करने में, इस लैटिट्यूडनल जो हीट बैलेंस है उसमें हमारी जो ओशन वेव्स हैं और जो एटमॉस्फेरिक मूवमेंट है वो सहायता करती है। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि तापमान को प्रभावित करते हैं। तो अक्षांशीय सबसे पहला है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, अर्थात जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा के जितना नज़दीक होगा वह क्षेत्र ज़्यादा सूर्यतप प्राप्त करेगा और वहाँ पर तापमान भी अधिक प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तापमान कम होता जाता है, और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है। तो द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन वंस अ ईयर इन एन एलिप्टिकल पाथ कॉल्ड द प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक। हमारी जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा एक वर्ष में करती है, जिसको हम सूर्य की परिक्रमण गति कहते हैं। और जिस रास्ते पर पृथ्वी घूमती है उस रास्ते को हम प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों के बीच के बाद वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर तापमान कम होता है, और जैसे जैसे हम ऊँचे जाते हैं तो सूर्य की किरणें और भी स्लैंट होती जाती हैं और तापमान कहीं यहाँ पर ध्रुवों के आसपास माइनस में चला जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्टर आता है आल्टीट्यूड और हाइट अबव सी लेवल। तो जो स्थान समुद्र तल से जितना ज़्यादा ऊंचा होता है वहाँ पर उतना ही तापमान कम होता है, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल लैप्स रेट है ये 165 डिग्री पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है, कि अर्थात जैसे हम 165 मीटर की हाइट पर ऊपर जाएंगे समुद्र तल से तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। इसलिए जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिली एरिया हैं, गर्मियों में हम वहाँ पर घूमने जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में तापमान कम होता है। ऐसे ही यदि हम शिमला और दिल्ली की बात करें तो जून के महीने में दिल्ली में तापमान जो है 45 के आसपास या 45 से ऊपर होता है, और जबकि शिमला की बात करें वहाँ पर 20, 25 या 30 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलता है, क्योंकि जो शिमला है वह समुद्र तल से जो है ज़्यादा ऊंचाई पर है जबकि दिल्ली कम ऊंचाई पर है। ऐसे ही हमारा है डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल, समुद्र से कौन सा स्थान कितनी दूरी पर है यह भी तापमान की मात्रा को निश्चित करता है। जो स्थान समुद्र के जितना ज़्यादा नज़दीक होता है वहाँ पर तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता, तापमान सम रहता है, सम जलवायु रहती है। इसके विपरीत जो स्थान समुद्र के किनारे है जितना ज़्यादा दूर होता है वहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर पाया जाता है, सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है और गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है। उसके बाद है ओशन करंट्स, समुद्र, जैसे कि हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि समुद्र में चलने वाली जो समुद्री तरंगें होती हैं वह ठंडे क्षेत्रों से यदि आती हैं तो गर्म क्षेत्रों का तापमान गिरा देती हैं, और जो पवनें गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की तरफ जाती हैं वो समुद्री तरंगें जो है ठंडे क्षेत्रों का तापमान बढ़ा देती हैं। ऐसे ही जैसे कि अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर में नॉर्थ अटलांटिक जो ड्रिफ्ट है वह गल्फ स्ट्रीम में से ही आगे बाइफरकेट की हुई एक समुद्री धारा है। तो यह पश्चिमी यूरोप और ग्रेट ब्रिटेन
के तापमान को संतुलन बनाने में सहायता करती है। जैसे कि ये चित्र है, यहाँ पर ये देखिए, ये संसार का मानचित्र है। यहाँ पर ये अटलांटिक महासागर है, ये गल्फ स्ट्रीम यहाँ से चलती है, और ऊपर ये देखिए यहाँ पर जो ये उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धारा के रूप में जब ये बहती है तो ये यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन है, और इस पश्चिमी यूरोप का जो क्षेत्र है ये इसके सारे का तापमान बढ़ा देती है। तो इस आगे हमारी आती है प्रेवेलिंग विंड्स। तो हॉट विंड्स, यदि कुछ पवनें ऐसी होती हैं जो कि कुछ विशेष क्षेत्रों में ही चलती हैं, तो यदि वे गर्म हैं तो तापमान बढ़ा देती हैं, यदि ठंडी हैं तो तापमान गिरा देती है। इसमें कुछ एग्जांपल जैसे देखिए, सिरोको इज अ हॉट विंड ब्लोइंग फ्रॉम सहारा डेजर्ट टुवर्ड्स इटली। ये देखिए यहाँ पर ये संसार का मानचित्र है, तो यहाँ पर ये सहारा डेजर्ट है। इस सहारा डेजर्ट से ये सिरोको जो पवन जो है, सिरोको पवन गर्म पवन है, यह चलती है इटली की तरफ। तो यहाँ पर जाकर जो है इस जो यूरोपीय क्षेत्र है, इटली और आसपास के जो देश हैं, इन क्षेत्रों का यह तापमान बढ़ा देती है। ये इटली देश है, देखिए यहाँ पर। तो सिरोको पवन जो है सहारा के मरुस्थल से इटली की तरफ चलती है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो पवन आती है, चिनूक आती है। चिनूक बिकम्स अ हॉट विंड व्हेन इट डिसेंड्स फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ रॉकी माउंटेन। तो ये देखिए, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है। संसार के मानचित्र में उत्तरी अमेरिका जो है महाद्वीप है, इसमें जो ये रॉकी माउंटेन है, रॉकी पर्वत श्रृंखला है, इससे जब नीचे यह चिनूक पवन उतरती है तो यह गर्म हो जाती है, और ढालों पर उतरते हुए तापमान बढ़ने के कारण यह बर्फ़ को पिघला देती है। तो इस प्रकार से लू है, जो कि ये जैसे कि ये मानचित्र है, संसार के मानचित्र में ये भारत का मानचित्र दिखाया गया है। तो भारत का ये पश्चिमी जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में लू चलती है, इस विशेष क्षेत्र में ही। तो यहाँ के तापमान को यह 45-50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। तो उसके बाद हमारा आता है आस्पेक्ट्स ऑफ स्लोप, कि जो ढाल कैसा है। जो ढाल सूर्य की तरफ होता है वहाँ पर तापमान अधिक होता है, इसके विपरीत जो ढाल सूर्य से दूर होता है वहाँ पर जो है तापमान कम होता है, क्योंकि जो ढाल सूर्य के विपरीत दिशा में है वहाँ पर सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैं, जो ढाल सूर्य के सामने है वहाँ पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पर तापमान अधिक होता है। उसके बाद नेचर ऑफ लैंड सरफेस, कि जो लैंड एरिया है उसकी नेचर कैसी है। ज़्यादा वनस्पति युक्त है तो वहाँ पर तापमान कम होगा, झीलें हैं, नदियाँ हैं ज़्यादा हैं तो वहाँ पर तापमान कम होगा, क्योंकि वहाँ पर रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। इसके विपरीत यदि जो सैंडी एरिया है, पठारी क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में तापमान अधिक होगा। ऐसे ही क्लाउड्स एंड रेनफॉल, जिन क्षेत्रों में क्लाउड्स ज़्यादा होते हैं, रेनफॉल ज़्यादा होती है, तो क्लाउड्स ऊर्जा को, जो सूर्य से आने वाली लघु तरंगे हैं, वह नीचे आने से रोक देते हैं। तो इस प्रकार से उस क्षेत्र में जो भी देश पाए जाएंगे, जो भी राज्य होगा, जो भी क्षेत्र होगा, तो वहाँ पर तापमान कम होगा। इसके विपरीत जो क्षेत्र जहाँ पर बारिश कम होती है और बादल कम होते हैं, उन क्षेत्रों में तापमान कम होता है। तो माय डियर लर्नर्स, यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा, प्रयास अच्छा लगा है, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाली नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।